नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बुद्धा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द बुद्धा क्लासेस पर। और आज से हम अपने इंग्लिश के पेड कोर्स की, जिसके लिए आपने इसमें एनरोल किया हुआ है, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत इत्मीनान से सीखना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जो लोग जल्दी जल्दी करते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं। सही बात है ना? तो बहुत आराम से सीखना है। पहले एक बार आप इस पर निगाह डाल लीजिए। द बुद्धा क्लासेस एक्सक्लूसिवली बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। पक्की बात है, अंग्रेजी भाषा के जो बेसिक्स है वो हमको पढ़ने पड़ेंगे। सर, बेसिक्स का मतलब है कि कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमको पता नहीं होती हैं, और वो एग्जाम में आती हैं तो हम उनको समझ भी नहीं पाते कि ये आखिर में क्यों है, कैसा है। ठीक है? तो किसी भी चीज की जो डिफिकल्ट वाली पोजीशन है उसको समझने के लिए पहले मुझे उसके इजी यानी जो बेसिक्स हैं उनको अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर हमने स्कूल टाइम में अच्छे से नहीं सीखा है तो अभी भी टाइम है, सीखना पड़ेगा। और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर किसी एग्जाम में आती है, और रियल लाइफ में भी इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंस है। सही बात है नहीं है? तो बिल्कुल पहले हमारे बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, जिसके बाद में हम एग्जाम में कूद पाए। सही बात है या नहीं है? ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आपको चैप्टर्स में लेके जाऊं, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के तीन मुख्य पिलर होते हैं। पहला पिलर है ग्रामर। क्या है? ग्रामर। दूसरा पिलर है वोकेबलरी। और तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या मतलब है? ग्रामर और वोकेबलरी, ये दोनों के दोनों हमारे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में हेल्प करते हैं। जितने भी एक लाइन के, दो लाइन के क्वेश्चन आते हैं, उनको उनमें स्पेलिंग छांटने के लिए, मिस्टेक छांटने के लिए, एरर निकालने के लिए, या प्रीपोजिशन कौन सी कहां पर आएगी, आर्टिकल कौन सा कहां पर आएगा, नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी होगी, ये सब हमारे बेसिक्स में आते हैं। और इनसे बनते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। क्या बनते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन को समझने के लिए कि उनमें एरर हम कैसे निकालें, उनको हमें उनमें हम करेक्शन कैसे करें, इसको जानने के लिए सबसे पहले मुझे ग्रामर और वोकेबलरी सीखनी पड़ेगी। पक्की बात है? और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा और जो वोकेबलरी है, इन दोनों की जो इंपोर्टेंस होगी वो होगी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन का अर्थ क्या है? जो आपके पैसेज आएंगे, देखा आपने जब आपके 10th क्लास में थे या आप 12th क्लास में थे तो वो था पैसेज, पैराग्राफ्स आता था कि भाई इसको पढ़ो और फिर इसका आंसर दो। तो उस टाइम तो ऐसा था कि हमने क्वेश्चन देखा, अरे ये इसमें आ रहा है क्वीन क्वीन, तो हमने पैराग्राफ में देखा कि क्वीन कहाँ पे आ रहा है, अरे मिल गया आंसर, इस तरीके से। तो वो वाला हाल नहीं करना है, वहां पर वो अलग था, यहाँ पर अलग है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ है कि उसको पढ़कर समझना, और कॉम्प्रिहेंड का अर्थ है समझना। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ है कि आपको पैसेज पढ़ना है, समझना है, उसके बाद में आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आंसर देना है। पक्की बात है? यस। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है? तो मैंने कहा इंग्लिश के तीन पिलर हैं, ग्रामर, वोकेबलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर, वोकेबलरी ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। पक्की बात है? वोकेबलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो जो वोकेबलरी वाला पार्ट है वो दोनों में आता है। इसका अर्थ क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वोकेबलरी होता है। तो आपको डे बाय डे वोकेबलरी पे ध्यान देना है। आपको कम से कम 10 से 15 वर्ड डेली पढ़ने हैं। बात मालूम पड़ी नहीं पड़ी? क्योंकि वोकेबलरी का साथ ग्रामर में भी है और वोकेबलरी का साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी है। क्योंकि आपको पैसेज को समझने के लिए वर्ड तो आने चाहिए ना कि इसका मतलब क्या है, वरना आप क्या समझ पाओगे? कुछ नहीं।
सही बात है क्या? यस। आगे बढ़े? यस। बोलोगे नहीं बोलोगे? बोलना पड़ेगा। चलो तो सर अभी हम पढ़ते हैं पहले इंग्लिश के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए सर, सबसे मुख्य बात सुननी है पहले आपको, बहुत प्यार से लिखूंगा, इतने प्यार तो आपको वो भी नहीं करती होगी इतने प्यार से मैं लिख रहा हूं। इंग्लिश, सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इंग्लिश एक भाषा है। क्या है इंग्लिश? एक, अगर इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो आपको ये बात समझनी है कि अगर भाषा है इंग्लिश तो इंग्लिश को सीखने के तरीके कौन कौन से हैं भाई। अगर इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो एक लैंग्वेज को कैसे सीखा जाता है? तो भाई लैंग्वेज को सीखने के 3-4 तरीके हैं। पहला क्या है कि उसको अच्छे से सुनो। मैं आपसे एक बार पूछूं, जब आप बचपन में थे, जब आप 1-2 साल के होंगे तो आप कहना सीख गए होंगे कि देखो ये एक कुत्ता है, ये बिल्ली है, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि कुत्ता ऐसे लिखते हैं। सही बात है नहीं है? तो लैंग्वेज को समझने के लिए ये आवश्यक नहीं कि उसको लिखना ही पड़े, पहले उसको सुनना पड़ता है भाई। पहले उसको सुनो आराम से। सही बात है। फिर उसको देखो आराम से या वॉच करो कि वो कैसा दिखता है, फिर उसको बोलो भाई। सबसे पहले लैंग्वेज को सुनिए, फिर जो भी आपने सुना है उसको आप एक बार देखिए कैसा दिखता है, फिर आप उसको बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे एक वर्ड बोला, मैंने आपसे कहा देखो ये एक शब्द लिख रहा है राहुल। क्या लिख रहा है? राहुल। तो अभी मुझे नहीं पता कि राहुल कैसे लिखते हैं, तो मैंने सुना राहुल, राहुल, राहुल। फिर मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि चलो राहुल तो मैं सुन रहा हूं, लेकिन राहुल कैसा दिखता है? तो राहुल दिखता है RAHUL, ऐसा दिखता है राहुल, मतलब लिखने में। और अब मैंने उसको बोला राहुल। क्या बोला मैंने? राहुल। तो लैंग्वेज को सीखने के 3 डायमेंशन हैं, उसे ध्यान से सुनो, ध्यान से उसको देखो और ध्यान से उसको बोलो। सही बात है क्या? ये आपको काम डेली करना है। अगर आपने इसमें से कुछ भी छोड़ दिया तो इंग्लिश नहीं आने वाली है, नहीं आने वाली तो नहीं आने वाली है। ठीक है, आगे पढ़ें क्या? देखिए भैया, तो सर इंग्लिश, सबसे पहले आपसे मैं एक बात पूछता हूं, ये सेंटेंस क्या होता है? बहुत आराम से बता रहा हूं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस अंग्रेजी भाषा में या किसी भी भाषा में किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से बोली गई कोई बात होती है। क्या होती है? बात। और इसी बात को मैं कभी कभी बोलता हूं कि वो स्पीच होती है। भाई किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया भाषण भी स्पीच होता है, और अगर कोई व्यक्ति कोई बात बोल रहा है जिसे मैं आज स्पीच कह रहा हूं तो वो किसी का वाक्य होगा, और वाक्य क्या होता है? सेंटेंस होता है। सही बात है। अब मुझे ये देखना है कि भाई अंग्रेजी भाषा में सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने क्या यूज किया। तो सेंटेंस जो होता है भाई वो बहुत सारे वर्ड से मिलकर बना होता है। क्या होता है? वर्ड से मिलकर बना होता है, जिन्हें आप शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सही बात है। और शब्द भी किसी चीज से मिलकर बना होता है, उसे मैं लेटर्स कहता हूं। क्या कहता हूं? लेटर्स। इन्हें बोले तो वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण, हिंदी में। तो अंग्रेजी भाषा में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई बात बोल रहा है, और जब ये व्यक्ति इससे कोई बात बोलता है तो हम बोलते हैं कि उसने एक स्पीच दी है, उसने एक भाषण दिया है। सेंटेंस को हम भाषण भी बोल सकते हैं, स्पीच बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो उसने भाषण दिया है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, उनको हम बोलते हैं वर्ड्स। क्या बोलते हैं? वर्ड, शब्द बोलते हैं। और ये शब्द भी अपने आप में किसी चीज से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लेटर्स। क्या बोलते हैं?
लेटर्स, वर्ण बोलते हैं, बात मालूम पड़ी। और लेटर्स क्या होते हैं सर? A B C अप टू Z, इसे बोलते हैं Z, नॉट Z, ठीक है। तो अगर मैंने एक बात समझी कि लेटर्स से मिलकर बना वर्ड और वर्ड से मिलकर बना सेंटेंस, तो इंग्लिश को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? लेटर्स। तो अगर मैं ये बात बोलूं कि भाई सबसे फंडामेंटल यूनिट है ये, इंग्लिश लैंग्वेज को तैयार करने वाली सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? लेटर्स होते हैं, लेटर्स। इन्हें हम बोलते हैं आधारभूत इकाई। क्या बोलते हैं? आधारभूत इकाई। बात मालूम पड़ी नहीं पड़ी? ठीक है। और मैंने फंडामेंटल यूनिट्स को मैंने अरेंज किया, मैंने वर्ड बना दिया, वर्ड्स को मैंने अरेंज किया, मैंने सेंटेंस बना दिया। सही बात है नहीं है? इतनी बात आपको समझ में आई नहीं आई? यस। अब इसमें और पढ़ना है अच्छे से, अभी समझो जरा इसको, एक बार मैं रफ कर रहा हूं, आप इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है ना? चलो, और वीडियो को पॉज कर लेना, सब लिख लेना। देखो भाई आराम से। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मेरे पास लेटर्स हैं। क्या हैं? लेटर्स हैं। लेटर्स को जब मैं अरेंज करता हूं, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, एक बार देखना, बहुत ध्यान से देखना है। लेटर्स, जब मैंने लेटर्स को अरेंज किया तो मैं, ऐसा पॉसिबल है कि मैं लेटर्स को दो तरह से अरेंज करूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक चीज ली, मैंने एक तो पी नाम का लेटर लिया, एक ई लिया, और एक मैंने एन लिया। तो पॉसिबल है कि मैंने इसको एन ई पी ऐसे अरेंज किया हो। सही बात है। और मैंने इसको पी ई एन ऐसे अरेंज किया हो। सही बात है। क्या इसका कोई मतलब निकल रहा है? नो, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। पता नहीं क्या होता है, लेकिन क्या इसका मतलब निकल रहा है कुछ? आंसर इज यस। क्या मतलब है इसका? पेन है। क्या है? पेन, ये वाला पेन। पक्की बात है? क्या मीनिंग? तो मैं लेटर्स को जब ऐसे अरेंज करता हूं जिसका एक मतलब निकले, एक उसका अर्थ हो, तो जो हमने कॉम्बिनेशन पाया है उसे हम बोलते हैं कि यही है शब्द। यही क्या है? शब्द। तो शब्द वास्तव में क्या है? शब्द वास्तव में एक से ज्यादा लेटर्स का अरेंजमेंट है जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकले, अर्थ हो, कोई मीनिंग हो। पक्की बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। अब मैंने वर्ड्स को अरेंज करना है। वर्ड है, पॉसिबल है कि मैं वर्ड को ऐसे अरेंज करूं, एक तरीका है। पॉसिबल है कि मैं वर्ड्स को एक तरह से और अरेंज करूं, और एक और तरीका है। जैसे मान लीजिए मैंने एक चीज लिखी, इज शी डूर एट द, भाई ये भी तो एक शब्द है, यस, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, यस, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, और ये भी एक वर्ड है। तो एक से फालतू वर्ड मेरे सामने रखे हुए हैं, मैंने इनको ऐसे अरेंज किया है कि कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, पता नहीं, ना तो कोई सेंस निकल रहा है, और ना ही कोई इनका मतलब निकल रहा है। नो सेंस एंड नो मीनिंग। सही बात है। वहीं अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया, मैंने कुछ शब्द लिए, एट द डोर, एट द डोर, इसका मतलब है दरवाजे पर, दरवाजे पर। तो ये भी एक शब्द है भाई, ये भी एक शब्द है, और ये भी एक शब्द है। सही बात है। तो ये जो वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है, इनसे कुछ सेंस तो आ रहा है, यस भाई, सेंस तो आ रहा है।
ऐसी बात नहीं है, इतना मालूम पड़ रहा है कि दरवाजे पर कुछ है, दरवाजे पर भैया कोई कंप्लीट नहीं आ रहा है मीनिंग, नॉट कंप्लीट मीनिंग। पक्की बात है, एक सेंस तो मिल रहा है पर लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा है। वहीं अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, he is at the door। देखो भाई, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, और ये भी शब्द है, और ये भी शब्द है। एक से फालतू शब्द अपने कॉम्बिनेशन में आए हैं और इसका एक मतलब निकल रहा है कि वह दरवाजे पर है। कौन? वह दरवाजे पर है। ठीक है, शी इज एट द डोर। पक्की बात है। तो मैंने कहा क्या कोई सेंस निकल रहा है? आपने कहा पूरा सेंस निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया कंप्लीट मीनिंग भी निकल रहा है, साफ साफ पता पड़ रहा है कि कंप्लीट मीनिंग भी निकल रहा है। पक्की बात है, नहीं है? अब एक बात समझें, जब मैं बहुत सारे शब्दों को, वर्ड्स को ऐसे अरेंज करता हूं कि उसका एक सेंस भी निकले पूरा और पूरा मीनिंग निकले, तो उस कंडीशन में मैं ऐसे बोलता हूं कि ये सेंटेंस है। क्या है ये? सेंटेंस है, ये वाक्य है। लेकिन जब सेंस तो निकले लेकिन पूरा सेंस ना निकले, तो उस कंडीशन में मैं इसको बोलता हूं कि ये एक फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। और फ्रेज का मतलब होता है किसी वाक्य का अंश, मतलब वाक्यांश, और ये होता है वाक्य। ये वास्तव में जो एट द डोर लिखा हुआ है, ये किसी सेंटेंस का हिस्सा है, वाक्य का अंश है। यहां पर है देखो, एट एट द डोर, जो ये वाला हिस्सा है इस वाक्य में एक हिस्सा है। तो ये वाला हिस्सा किसी वाक्य का अंश है, हिस्सा है। पर क्योंकि मुझे इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं पता, एक सेंस तो पता है, तो इसलिए ये फ्रेज है। तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज एक ऐसा शब्दों का समूह होता है जहां मुझे कंप्लीट मीनिंग ना मिले लेकिन एक सेंस मिल जाए, सेंस मिल जाए। लेकिन सेंटेंस एक शब्दों का ऐसा ग्रुप होता है, अरेंजमेंट होता है कि जहां पर मुझे कंप्लीट सेंस भी मिले और कंप्लीट मीनिंग भी मिले। सही बात है। तो उसको हम बोलते हैं कि वो सेंटेंस है। पक्की बात है? यस। चलिए, आप उसको एक बार नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार हट जा रहा हूं, मानिएगा। लिख लिया है ना? वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, आराम से लिख लीजिए, ठीक है? राइटिंग साफ है? ठीक है, बिठा रहा हूं मैं इसको। तेरे बिना ना जीना हम। ठीक है, देखिए। तो ये देखो, मैंने कहा आपसे कि मैंने एक चीज जानी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेंटेंस को हम एक स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई स्पीच। अब चाहे मैं सेंटेंस बोलूं चाहे मैं बोलूं कि वो स्पीच है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो मैंने कहा जो स्पीच होती है या फिर सेंटेंस होता है, वो वास्तव में किससे मिलकर बना होता है? तो आपने कहा ये बहुत सारे शब्दों से मिलकर बना होता है। पक्की बात है, नहीं है? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं भाई, मान लो कि एक इंसान है? एक इंसान है। इस इंसान के कुछ बॉडी के पार्ट्स होंगे, सही बात है? यहाँ कुछ बॉडी का पार्ट है, यहाँ कुछ बॉडी का पार्ट है, यहाँ भी कुछ बॉडी का पार्ट है भाई। सही बात है, नहीं है? और लो भाई साहब, एक इंसान है, इसके बॉडी के पार्ट्स बहुत सारे। क्योंकि ये सारे बॉडी के पार्ट्स हैं, मैं मानता हूं कि ये भी बॉडी का पार्ट्स है, ये भी बॉडी का पार्ट्स है, ये भी पार्ट्स है, ये पार्ट्स है। तो हम ये तो बोल सकते हैं ना कि ये सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी है।
सही बात है या नहीं? यस। तो सारे बॉडी के पार्ट्स हैं, लेकिन क्या सभी पार्टों का नाम सेम होता है? नहीं, उन सभी पार्टों का डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है। क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। वही हाल अंग्रेजी का है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये सेंटेंस है, इसको मानो कि ये सेंटेंस है, आदमी ही सेंटेंस है, तो आदमी किन किन चीजों से मिलकर बना है? तो सेंटेंस है। सेंटेंस ये शब्द हैं, ये क्या है? ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वर्ड्स का एक नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाई ये स्पीच के पार्ट हैं, हिस्से हैं, अंग हैं, और इन पार्ट्स का अलग अलग नाम होता है। क्या होता है? नेम होता है। और वो नाम क्या क्या होता है? जब बहुत सारे वर्ड्स होंगे तो कभी तो इस वाले वर्ड का नाम होगा नाउन। क्या होगा? नाउन। कभी इस वाले वर्ड का नाम होगा प्रोनाउन। कभी इसका नाम होगा एडजेक्टिव। कभी इसका नाम होगा वर्ब। कभी इसी शब्द का नाम होगा एडवर्ब। कंजंक्शन। और कभी इसका नाम होगा इंटरजेक्शन। कभी इसका नाम होगा प्रेपोजिशन। और भैया आर्टिकल जो होता है, वो आर्टिकल कोई अलग कैटेगरी नहीं होती है, वो वास्तव में एडजेक्टिव की ही सब कैटेगरी होती है। इसमें ही होता है आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल्स इसमें होते हैं। पक्की बात है। तो मैंने कहा सेंटेंस को स्पीच बोलते हैं, और स्पीच वर्ड से मिलकर बनी होती है, और वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं कि वो स्पीच के हिस्से हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और उन स्पीच के जो पार्ट्स हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। कभी तो उसका नाम नाउन होगा, कभी उसका नाम प्रोनाउन होगा, कभी उसका नाम एडजेक्टिव होगा, कभी वर्ब होगा, कभी एडवर्ब होगा, कभी क्या कंजंक्शन होगा, कभी इंटरजेक्शन होगा, कभी प्रपोजिशन होगा। तो पहले मुझे ये पता करना है कि भाई मुझे कैसे पता पड़े जो सेंटेंस है, मान लो सेंटेंस है, आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू, ये पूरा सेंटेंस है। इसमें एक शब्द ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। चार शब्द हैं। तो ये सेंटेंस के पार्ट हो गए। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये भी क्या? एक पार्ट ऑफ स्पीच है। ये भी क्या? ये भी पार्ट ऑफ स्पीच है। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच है। ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है। लेकिन इस पार्ट ऑफ स्पीच का नाम क्या है? क्या ये नाउन है? क्या ये प्रोनाउन है? या फिर ये एडजेक्टिव है? या फिर ये वर्ब है, एडवर्ब? कौन सा है इनमें से? तो इनके अलग अलग नाम होते हैं। सारे तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है ही हैं, इनका अलग अलग नाम क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। मैं कैसे पहचानूं कि ये भाई नाउन है या फिर ये प्रोनाउन है? सही बात है, नहीं है? तो अब उनको हम पहचानने वाले हैं, आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि भाई हम कैसे पहचाने कि उसमें वो नाउन है या फिर उसमें प्रोनाउन है। सही बात है क्या? फर्स्ट इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, नोट डाउन दिस। ओके, मैं सिर्फ कर दूं क्या? ना ना ना, तेरे बिना भी क्या जीना। देखिए, पढ़ाऊं? तो सर मुझे कैसे पता पड़े कि ये नाउन क्या है? सुनिएगा बहुत ध्यान से। नाउन क्या है? तो नाउन क्या है और ये प्रोनाउन क्या है? मैंने कहा कि भाई देखो सुनो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। भाई हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें इंग्लिश में फंक्शन जानना है। फंक्शन एक होती है भाई, रट्टा मार लो डेफिनेशन। डेफिनेशन नहीं आती है, इंग्लिश का यूज सीखना है, यूज प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लेनी है। सही बात। देखो भाई, नाउन, हर वो चीज नाउन है, हर एक वो चीज नाउन है इसको आप टच कर सकते हो, इसको आप फील कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको उसका नाम भी पता हो। क्या पता हो?
नाम भी पता हो। और प्रोनाउन वो चीज है जिसको आप टच कर पाओ और फील कर पाओ, मगर उसका नाम ना पता हो, नाम ना पता हो। मेरा कहने का मतलब ये है, इस संसार में, इस भौतिक जगत में ऐसी जितनी भी चीजें हैं, या तो आप उनको टच कर पाओ या फील कर पाओ, या टच और फील दोनों कर पाओ, और उनका नाम भी पता हो, तो वो आपके लिए नाउन है। किसके लिए? आपके लिए नाउन है। अगर आप उसको टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, अगर उसका नाम नहीं पता है, तो वो प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। जैसे मान लो मैंने कह दिया ये ही पेन है, जो ये चीज आपको दिख रही है, क्या मैं इसे टच कर पा रहा हूं? यस बिल्कुल। क्या मुझे फील हो रहा है? यस बिल्कुल। तो क्या इसका नाम पता है? यस। अगर टच कर पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ और नाम भी पता है कि ये पेन है, तो वो उसको टच कर पा रहा है? यस। फील कर पा रहा है? यस। क्या उसे नाम पता है? नहीं। तो उसके लिए क्या है? ये प्रोनाउन है। तो नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है, इस बात पर निर्भर करता है कि भाई देखने वाला कौन है, छूने वाला कौन है, महसूस करने वाला कौन है। अगर मैं, आप मेरे सामने हैं, मैं आपको टच कर सकता हूं, टक से ऐसे बिल्कुल कर सकता हूं। मैं आपको फील कर सकता हूं, यस, मैं आपको फील भी कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं आपको टच कर सकता हूं और मुझे आपका नाम नहीं पता, कि आप मेरे सामने भी नहीं, और भाई जानता नहीं होगा नाम क्या है आपका, तो अगर ऐसा केस है तो आप मेरे लिए प्रोनाउन है। लेकिन वहीं अगर आपका कोई दोस्त है, वो आपको छू ले, टच कर पाए, फील कर पाए, और उससे आपका नाम भी पता है, तो आप उसके लिए नाउन है। तो कोई चीज नाउन कब है, प्रोनाउन कब है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन इंसान छू रहा है और कौन इंसान देख रहा है या फिर फील कर रहा है। दैट्स इट। पक्की बात है नहीं है? बिल्कुल। आगे बढ़े। जैसे आप किसी का नाम लेंगे, मान लो कोई राहुल नाम का व्यक्ति है, कि भाई राहुल है या फिर रीना है। पक्की बात है, राहुल है या रीना है। अभी राहुल को तो मैं छू ही लूंगा, क्या जा रहा है, उसका नाम पता है तो वो नाउन है। रीना है, मैं उसको छू लूंगा, अगर परमिशन देगी तो छू ही लूंगा, तो वो भी क्या है, नाउन है। लेकिन अगर मान लो राहुल का नाम ना पता हो और मुझे उसकी बात करनी हो, मुझे उसकी बात करनी हो, तब मैं उसके लिए क्या बोल दूंगा? ही। क्योंकि मैं हर जवान लौंडे को मैं ही बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं हर एक व्यक्ति को मैं ही बोल सकता हूं, पुरुष को। और अगर मुझे रीना का नाम ना मालूम होता तो मैं क्या बोलता? ही। क्योंकि हर लड़की को मैं ही बोल सकता हूं भाई। सही है। अगर कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, मान लो ये पेन है, और मुझे इसका नाम नहीं पता कि ये पेन है, तो भाई पेन को तो मैं क्या बोलूंगा कि ये इट बोल सकता हूं। पक्की बात है नहीं है? अगर हम सब हैं, हम सब है, हमारी पूरी टीम है, अगर मैं, हम सब अपना अपना नाम नहीं लेना चाहें, तो हम एक शब्द बोल सकते हैं, उसका नाम क्या है? वी। सही बात है, बिल्कुल। अगर वो सब लोग हैं और हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, बस ये बोलना चाहते हैं कि वो सब हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? they। पक्की बात है। तो ये सारे वो शब्द हैं, जब हमें नाम ना पता हो और हमें बिना नाम लिए काम चलाना हो, तो हम ही, शी, इट, वी, दे से बात कर लेते हैं। पक्की बात है। साथ में आई भी आता है, क्योंकि मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूं, मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूं। पक्की बात है नहीं है? जैसे मेरा नाम मान लीजिए, मेरा नाम बाई चांस कृष्णा है। पक्की बात है, क्या है? कृष्णा है। तो अगर मैं अपना नाम ना लूं, मैं ये मान लो मैं कहूं कृष्णा पढ़ा रहा हूं, मान लो मेरा नाम कृष्णा है, मैं बोल, तो इस नाम को जब मुझे बार बार नहीं लेना होता है, तब भी मैं इस शब्द का यूज कर लेता हूं। मतलब कि नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए भी मैं प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकता हूं। पक्की बात है नहीं है? जस्ट नोट डाउन दीज ऑल, नोट डाउन दीज ऑल। आशा करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा, वरना मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आगे।
कितना अच्छा है। तेरे बिना भी क्या जीना। देखिए, तो मैंने पढ़ लिया नाउन क्या होता है। यस। प्रोनाउन क्या होता है पढ़ लिया। यस, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट चीज आती है कि भाई ये एडजेक्टिव क्या होता है। ये है एडजेक्टिव, इसमें डी नहीं बोलते हैं। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। क्वालिफाई का अर्थ क्या है, उसकी क्वालिटी दिखाए भाई, खूबी दिखाए। पक्की बात है। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो मेरे नाउन, नाउन क्या होता है पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, इन दोनों की खूबी बताए। क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा रोहित इज ए गुड बॉय। रोहित इज ए गुड बॉय। अच्छा, इसमें रोहित क्या है भाई, आपने कहा रोहित तो नाउन है। क्यों है नाउन भाई, रोहित किसी का नाम है, और नाम है और उसको हम छू भी सकते हैं, तो ये नाउन है। अच्छा, बॉय क्या है यहाँ पर, बॉय एक नाउन है। एक बात और सुन ले, नोट कर ले, कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द जिसमें आप एस या ईएस लगाएं और वो प्लूरल बन जाए, क्या बन जाए, बहुवचन बन जाए, तो वो शब्द क्या होता है, वो शब्द होता है नाउन। क्या होता है, नाउन। अगर कोई भी शब्द है जिसके आगे आर्टिकल आ रहा है, क्या आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, ए एन द, जो भी है, तो ये शब्द भी क्या होता है, नाउन। क्योंकि आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आते हैं, और प्लूरल सिर्फ और सिर्फ नाउन का ही बनता है भाई, एस या ईएस लगाकर। ठीक है। अब बोलोगे वर्ब में, भाई वर्ब में एस या ईएस लगाने से वो सिंगुलर बन जाती है। पक्की बात है। यस। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बॉय है, क्या बॉय नाम के शब्द में मैं एस या ईएस लगाऊंगा तो बहुवचन बनेगा। आपने कहा बनेगा, बॉयज पढ़ा है मैंने, तो भाई ये नाउन है। पक्की बात है। रोहित इज ए गुड बॉय। अच्छा, गुड कौन है भाई, गुड, गुड बॉय है, परंतु बॉय कौन है भाई, बॉय रोहित है। तो गुड वास्तव में कौन है भाई, रोहित है गुड। क्या आप ये बोलो बॉय गुड है, पर बॉय भी तो रोहित ही है। तो जो भी शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता दिखाने के लिए आता है, उसे बोलते हैं कि भाई वो एडजेक्टिव है। क्या है वो, एडजेक्टिव है। और सर ये है आर्टिकल। क्या है, आर्टिकल। और आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, ये गुड के लिए नहीं आया है, ये हमेशा नाउन के लिए आता है। पक्की बात है या नहीं है। एक चीज और लिख लो, नोट कर लो भाई आराम से साइड में, ये आर्टिकल है कि जब भी नाउन आएगा तो, और आर्टिकल आएगा तो हमेशा नाउन से पहले आएगा। पक्की बात है। अगर मान लो बाई चांस नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया, तो आर्टिकल उससे पहले आएगा, लेकिन ये आर्टिकल के लिए ही आता है, ये नाउन के लिए ही आता है। पक्की बात है या नहीं है। ये बात मालूम पड़ी नहीं पड़ी, इसको एक बार नोट कर लो भी अच्छे से। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं थोड़े बहुत। बताऊं क्या इसको, मैं कर लिया होगा नोट आपने। चलो भाई, तो मैंने ये पढ़ा कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव, पक्की बात है। थोड़ा एग्जांपल कर ले सॉल्व। ठीक है।
रोहित टीच हिम हर। देखिए भाई, शी इज ब्यूटीफुल बट प्रीति इज इंटेलिजेंट बिकॉज रोहित टीच हर फ्रेंच मेथड। ठीक है, पक्की बात है। अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें भाई नाउन क्या है या प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, सिर्फ इतना ही करना है। शी कौन है भाई? शी कोई लड़की है, क्या उसका नाम लिया है? नहीं। पर छू लूंगा उसको, हाँ बोले के छू लूंगा, तो ये क्या है सर? ये प्रोनाउन है। पक्की बात है। अच्छा, शी इज ब्यूटीफुल। अच्छा, ब्यूटीफुल कौन है? शी है, शी। तो भाई इसके लिए आया है ये ब्यूटीफुल, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? आप बोलेंगे ये हो जाएगा एडजेक्टिव। जो भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता दिखाए, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है, आगे पढ़ेंगे कुछ और भी है। ठीक है, फिलहाल ये एडजेक्टिव है भाई। ठीक है। अच्छा, प्रीति। प्रीति किसी का नाम है क्या? यस। क्या उसे छू सकता हूँ क्या? यस, छू सकता हूँ। तो ये क्या है भाई? तो नाउन है। अच्छा, इंटेलिजेंट। ये इंटेलिजेंट कौन है? ये इंटेलिजेंट तो प्रीति है भाई। तो प्रीति क्या है? इंटेलिजेंट है। ये क्या है भाई? एडजेक्टिव। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, रोहित क्या है? रोहित एक किसी का नाम है और मैं उसे छू सकता हूँ, तो ये नाउन है। अच्छा, तो फ्रेंच क्या है यहाँ पर? बताएंगे अभी। ये क्या है? मेथड्स। देखो एस या ई एस लग रहा है, मेथड से मेथड्स हो रहा है, तो ये नाउन है। मेथड कौन सा मेथड? फ्रेंच मेथड। जो मेथड के बारे में जानकारी दे, नाउन के बारे में जानकारी दे, वो क्या हो जाएगा सर? एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? यहाँ पर फ्रेंच एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बात मालूम पड़ी नहीं पड़ी? यस। आप इसको एक बार नोट कर लो अच्छे से। मैंने बहुत आराम से लिखा है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करी है मैंने। ठीक है, चलो आगे पढ़ें क्या? ठीक है, एक बार टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना हो गया, कितना रिकॉर्ड हो गया। नोट करो इसको, नोट नोट। आया मालूम पड़ा? अब बहुत टॉपिक रह गए हैं, बहुत सारे अभी भी। ठीक है, इसको एक बार मैं रफ कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा चलो, अभी कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं? अभी टॉपिक रह गया देखो आपका, एक तो इसके बाद में वर्ब क्या होता है ना, ये पढ़ेंगे अभी हम। एडवर्ब क्या होता है, हम ये भी पढ़ेंगे अभी। ठीक है। प्रेपोजिशन क्या होता है, ये भी पढ़ेंगे अभी हम। कंजंक्शन क्या होता है, हम ये भी पढ़ेंगे अभी। और इंटरजेक्शन क्या होता है, हम ये भी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, लेकिन थोड़ा आज वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए ठीक है शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर आप देख पाएंगे। इसलिए जो आपने पढ़ा है आज, उसको आप अच्छे से नोट्स पे लिखिए आराम से। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और आराम से देखते रहिए द बुद्धा क्लासेस का चैनल। और ये आपकी पेड कोर्सेज की वीडियो आपको रेगुलर टाइम पे अवेलेबल रहेंगी। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, बस दैट्स इट। ठीक है, नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, जाकर यूट्यूब पर। ठीक है, ठीक है, नमस्कार, थैंक यू।